गुड इवनिंग। वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार आप सभी जुड़ जाइए सेशन से और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि अपने इस चैनल पर क्लासेस चल रही है, रेगुलरली जारी है इंग्लिश, और साथ में जो जीके की क्लासेज हैं जिनमें करंट जीके की भी लग रही है, तो ये क्लासेज है वो जारी है। तो इसलिए आप सभी है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये रेगुलर क्लासेज चलती रहेगी। तो आज की ये जो क्लास है इसमें जीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि हमारे रेगुलरली क्लासेज चल रही है जिसमें जीके के वे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो कि आपके पीछे जो एग्जाम्स हैं उनमें से आए हुए हैं, जिस प्रकार से आपको पता लग सके कि कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को जिसमें जीके से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन 1939 वो अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट लोकसभा। यानी 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन ऐसा था जो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। तो 1939 में कौन बने थे? तो इससे पहले मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि सबसे पहले एक संगठन स्थापित हुआ था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये एक संगठन स्थापित हुआ था और ये जो संगठन था इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे ना वो थे जवाहरलाल नेहरू। बंबई में इसकी स्थापना हुई। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो रियासतें होती थी, जैसे प्रांत थे ना बंबई वगैरह, उनमें तो क्या था कि इलेक्शन वगैरह होने लगे, लेकिन जो रियासतें थी वहां पर अब भी राजाओं के शासन थे, यानी जनता के लिए किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे और इसीलिए नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो बाद में क्या हुआ कि 1939 में जो कांग्रेस है ना उसने इसे आगे बढ़ाया, क्योंकि इससे पहले 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने जो रियासतों में जो सुशासन चाहिए था, जनता का शासन, जैसा कि प्रजामंडलीय आंदोलन चल रहे थे, उनकी मांग का समर्थन किया कांग्रेस ने। और उसके बाद में 1939 में अध्यक्ष बने इसके भी कौन भी? जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो इसमें टिक लगी हुई थी जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये याद रखना है, मतलब इन्होंने तो स्थापना की थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। बाद में है ना इसी सम्मेलन के ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने 1939 में। कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग दिसंबर 1929 26 जनवरी was fixed as the day of complete स्वराज, which was later fixed as the date of adoption of the constitution। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के कौन से सत्र में 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज्य था उसके दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। तो ये कौन से में किया गया था भाई? दरअसल क्या था कि अधिवेशन हुआ था एक लाहौर में, बंबई में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी भैया 1885 में। कलकत्ता में 1886 में अधिवेशन हुआ था दूसरा, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। और कलकत्ता में 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, और कलकत्ता में ही 1911 में गाया गया था भैया जनगण मन। तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे लाहौर आएगा। एक्चुअल में क्या था कि कांग्रेस का दिसंबर में अधिवेशन हुआ था लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। और ये जो अधिवेशन था ये खास था। दरअसल कांग्रेस ने पहली बार इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वैसे कांग्रेस ने स्वराज की मांग इससे पहले 1906 में
कलकत्ता अधिवेशन में की थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर की गई थी। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा भी फहराया और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आई एम सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन, यानी मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। तो इसका मतलब स्पष्ट था कि कांग्रेस है ना वो डायरेक्ट आ चुकी थी पूर्ण स्वराज्य पे। अब बाद में क्या हुआ कि आपको पता है कि संविधान का काम तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब ये 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। तो उसके बाद ये दिन पॉपुलर हो गया, हर साल है ना इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसे आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ये बात अलग है कि क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और क्रांतिकारियों ने कहा कि जब आजादी मिली ही नहीं है तो दिवस मनाने का क्या मतलब। लेकिन यह दिन पॉपुलर हो गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन लागू करने का दिन 26 जनवरी 1950 रखा गया, क्योंकि दिन पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, भी सी रहेगा, लाहौर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे भाई। In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft the Constitution of India? मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? एक्चुअल में क्या था कि भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था 1928 में। अब स्थापना तो 27 में थी, लेकिन आया तो 28 में था। अब इसका भारतीय विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का मतलब था भी आगे भारत के संविधान में निर्माण इसी के रिपोर्ट के अनुसार होगा। तब है ना उस समय भारतीय सेक्रेटरी थे, भारतीय सचिव बर्किन हेड। अब बर्किन हेड ने भारतीयों को भाई चैलेंज कर दिया। बर्किन हेड ने कहा कि आप हमारे संविधान का तो कर रहे हैं विरोध, अब आप में हिम्मत है तो अपने वाला बना दो फिर, ऐसा बर्किन हेड ने किया। अब भारतीय चैलेंज एक्सेप्ट करने में माहिर हैं, तो बर्किन हेड के इस चैलेंज को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक स्थापित किया गया नेहरू आयोग। कौन सा आयोग स्थापित किया गया भी? नेहरू आयोग स्थापित किया गया, जिसके 8 अन्य सदस्य भी थे। ये जो नेहरू आयोग है ना, इसने अपनी जो रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये सौंपी थी 10 अगस्त 1928 को, और इसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना गया। और ये नेहरू रिपोर्ट है, ये इसके बाद में इसमें कुल बिंदु 13 थे वैसे, और इसे कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में और इसकी अध्यक्षता भी की थी मोतीलाल नेहरू ने। यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। एक्चुअल में इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू, बोस, सुभाष चंद्र बोस, वो वैसे शामिल थे इस कमेटी में, लेकिन दोनों ने विरोध किया क्योंकि इसमें मांग थी औपनिवेशिक राज्य की, लेकिन ये कह रहे थे हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और इसलिए इसका विरोध किया गया। मुश्किल से पारित हो पाई थी क्योंकि गांधी ने पहले संबोधित कर दिया था सम्मेलन को कि यदि नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हुई तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, और इसी कारण नेहरू रिपोर्ट को पारित किया गया। एक्चुअली में बाद में गांधी ने 1 साल का टाइम दिया था भी, नेहरू रिपोर्ट है ना लागू करते हैं ना अंग्रेज तब तो ठीक है, वरना हम सीधे पूर्ण स्वराज्य पे आ जाएंगे। इसी कारण पूर्ण स्वराज्य पे है जो मैंने आपको पीछे बताया 1929 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा जाएगा? भी सी जाएगा। 1928 में आई थी भैया नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कौन से शहर से शुरू किया? वैसे तो गांधी ने इसका प्लान बना लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के सदस्य बाद में इसके लिए माने, कई विरोध कर रहे थे। तब गांधी ने कहा भी था कि यदि कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में मेरा साथ नहीं देती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा गांधी ने कहा। तब कांग्रेस को मानना पड़ा, और उसके बाद में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, यहां पर एक बैठक हुई
जो बंबई में है भाई, बंबई में। और ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? अगस्त मैदान के नाम से जानते हैं। और इसी में पहली बार प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहीं से स्टार्ट कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था भी? 9 अगस्त 1942 को। और किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और गांधी ने नारा भी दिया था 9 अगस्त को ही, करो या मरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा जाएगा? इसमें ए जाएगा, क्योंकि ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, हु प्लेड ए डिसिव रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत है ना, उसमें काफ़ी सारी रियासतें थी। एक्चुअली में माउंटबेटन घोषणा कर तो दी गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि भारत में जो यहाँ पर हो रही थी घोषणा, तो इसमें 2 देश स्वतंत्र हो रहे थे या अन्य रियासतें भी स्वतंत्र हो रही थी। क्योंकि रियासतों को है ना ये अधिकार दिए गए थे कि वो चाहे तो अलग हो जाएं। ठीक है, इसीलिए उन रियासतों को एकीकरण करने का काम एक व्यक्ति ने किया, वो थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि उस समय गवर्नर जनरल भी थे, मीन वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए एक विभाग भी स्थापित किया गया था, जिसका नाम था भी रियासती विभाग। और इसकी स्थापना की गई थी भैया 5 जुलाई 1947 को। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी भी? दिल्ली में। और इसी के अध्यक्ष बने थे कौन भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। तो इन्होंने ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा भी? बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश? यानी इनमें से कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे पहले रखा गया था हाउस ऑफ कॉमन में, ब्रिटेन में 2 है ना, हाउस ऑफ कॉमन और लॉर्ड्स सभा। हाउस ऑफ कॉमन में, फिर लॉर्ड्स सभा में इनमें रखा गया। बाद में 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। मीन इस पर साइन कर दिए, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा साइन हो गए, तो ये एक्ट पारित हुआ। ये लागू कब हुआ था भी? 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ। इस एक्ट में बस यही बात थी भी 2 देश स्वतंत्र हो रहे हैं, भारत और कौन भाई? पाकिस्तान। ये भी कहा गया कि जब तक वो अपना नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक उनके शासन का संचालन 1935 के अधिनियम से होगा। दोनों देशों में गवर्नर जनरल की तैनाती रहेगी, और दोनों ही जो देश हैं ना, दोनों ही देशों में कई ब्रिटिश अधिकारी भी रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ नियम लगाए गए थे, राष्ट्रमंडल में भी शामिल करने की बात थी, और इसी अधिनियम में पारित किया गया। तो ये कब हुआ था भी? 1947 में। यानी इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1947 में। और ये लागू हुआ था जिस दिन देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन जुलाई 1947 व्हेन द इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, तो उस समय इनके प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको आंसर बताना है। तो कौन थे भी ब्रिटेन के? क्लीमेंट एटली थे, या नेविल चैम्बरल थे, या फिर इसमें विंस्टन चर्चिल थे, या रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, और लेबर पार्टी के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, 1945 तक चला था, तब इनके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। रैमजे मैकडोनाल्ड वो हैं जिसके समय 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल।
30, 31, 32। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? मैकडोनाल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समय कौन थे? चर्चिल। और स्वतंत्रता के समय कौन थे? एटली। तो भाई ये तो स्वतंत्रता के समय पूछ रहा है, तो सही आंसर कौन सा करेंगे इसमें? ए करेंगे, क्लीमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों का अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें पहला कौन सा था? क्योंकि आपको पता है कि 1757 में भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई प्लासी के युद्ध के बाद में। उसके बाद में बंगाल के जो गवर्नर थे वो बनाए गए थे कौन भी? लॉर्ड क्लाइव। लेकिन उस समय क्या था कि कंपनी के जो व्यापारी थे ना, उनका भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, उन पे कोई भारत में कंट्रोल नहीं था। तो इसलिए ब्रिटेन में यह कहा गया कि उन पर कंट्रोल के लिए कुछ तो किए जाए, मतलब ब्रिटिश सरकार कुछ तो करे। और इसके लिए वो सबसे पहले भारत में कानून लाए थे, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। ठीक है ना, वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। और इसी एक्ट में इन पर कंट्रोल किया गया, क्योंकि यहीं पर गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल हुआ। उसके गवर्नर जनरल, उस पर कंट्रोल के लिए कार्यकारी परिषद थी, जिसमें 4 सदस्य भी उसमें होते थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया गया। तो ऐसे कई चीजें आई थी, और ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में कोई कानूनों का समूह लागू हुआ था। और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में आने वाला प्रथम संविधान कहते हैं। भारत में आने वाला पहला संविधान किसे कहते हैं? 1773 को। 1833 में क्या हुआ था? जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, यह हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1780 में कोई आया नहीं था। 1813 में जब आया था तो उसमें क्या था कि व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार था वो इसमें समाप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा। चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश राज? यानी ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में कब आया था भारत? 1858 में आया था, 1878 में आया था, 1888 में आया था, या 1868 में आया? बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यदि अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि ब्रिटिश राज्य का सीधे नियंत्रण में कब आया था। तो भारत पर पहले किसका शासन था? भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है ना। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तब है ना नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया, और उस समय एक अधिनियम जारी किया गया जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम इसे कहते हैं। और इस अधिनियम में भारत में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। भारत में कंपनी का शासन क्या हुआ? अभी समाप्त हुआ। और जो भारतीय सत्ता थी वो सीधी किसके कंट्रोल में आ गई? भी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ चुकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा, 1858। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मैंने जैसे बताया था कि 1773 में क्या है कि जो वाइसरॉय यानी गवर्नर जनरल था उस समय, उसके लिए एक कार्यकारी परिषद होती थी। और ये जो कार्यकारी परिषद थी इसमें कितने सदस्य थे? 4 होते थे। ठीक है, बाद में 3 भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब 1909 का अधिनियम आया तो उसमें पहली बार भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। मतलब उससे पहले उस कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य नहीं होते थे। पहली बार 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसी में इसे शामिल किया गया, और उसका नाम था भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस समय थे। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है ये दरअसल विधि सदस्य के रूप में थे। जो कानूनी सदस्य होता है ना, उसके रूप में इन्हें शामिल किया गया था। किसमें भी? गवर्नर जनरल की काउंसिल में।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें ए रहेगा। हालांकि उस समय गवर्नर जनरल नहीं होता था, क्योंकि गवर्नर जनरल 1858 के अधिनियम में वाइस रॉय बन गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा जाएगा? भी ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉलो इन द स्टेट ऑफ केरला? केरला में कौन सी नदी नहीं बहती? बारथापुजा नहीं बहती है, पंबा नहीं बहती है, पेनार नहीं बहती है, या पेरियार नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यहां पर नहीं बहती है? तो यदि अपन बात करते हैं इसमें, तो बारथापुजा तो बहती है भाई, पंबा भी बहती है, पेनार पेनार नहीं बहती। दरअसल जो पेनार है ना, ये दरअसल नंदी हिल से निकलती है। नंदी की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, ठीक है ना, यहां से निकलती है। और ये जो नदी है, ये कर्नाटक के अलावा जाती है भी कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और कहां बहती है? ये आंध्र प्रदेश में। लेकिन कहां पे नहीं बहती है? ये केरल में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा? भी इसमें बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देयर इज ए ट्रिपल स्टॉर्म इन काल बैसाखी इन द इवनिंग। शाम के समय काल बैसाखी, शाम के समय आने वाले एक भयानक तूफान है। कहां था ये? पंजाब और हरियाणा में, बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। काल बैसाखी की यदि अपन बात करें, तो दरअसल ये गर्मियों के मौसम में जब बारिश होती है ना, बारिश जब बादल आने वाले होते हैं, तो वहां पे तेज हवा तूफान आता है एक प्रकार से, ठीक है ना, और बारिश होती है मूसलाधार। तो उसे ही किस नाम से जानते हैं भी? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ये जो काल बैसाखी इसकी बात करते हैं अपन, तो ये एक तो बिहार में आती है, झारखंड में भी आती है, जो पूर्वी राज्य है ना मेनली, उड़ीसा में, बंगाल में भी आती है, और असम में भी आती है। यहां पर यह काल बैसाखी आती है गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राज्य इसमें है भी? बंगाल और असम। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि इन राज्यों में यह काल बैसाखी होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका कौन सा जाएगा? भी इसमें बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सेंसस इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1872। यानी भारत में जनगणना पहली बार 1872 में शुरू की गई थी। किसने करवाई थी? केनिंग ने, मेयो ने, लोरेंस ने, कार्नवालिस ने। केनिंग तो भैया उस समय था जब 1858 का अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है ना। और इसके बाद में लॉर्ड कार्नवालिस है ना, ये तो नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस वही है जिसने 1793 में परमानेंट यानी जो स्थायी बंदोबस्त है ना वो लागू किया था। लॉर्ड मेयो, ये बिल्कुल सही रहेगा, बी रहेगा सही भी, लॉर्ड मेयो, क्योंकि 1872 में यही था। ठीक है, कैनिंग तो 1858 के समय था। ठीक है, लॉर्ड मेयो रहेगा, बी सही आंसर है। यानी 1872 में जो जनगणना शुरू हुई थी उस समय कौन था भी? वाइस रॉय लॉर्ड मेयो था। सही आंसर बी रहेगा। मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाय रिवर्स। यानी मगध महाजनपद है वो कौन सी नदियों से घिरा हुआ था? ये सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो गंगा और झेलम नदी थी, गंगा और यमुना नदी थी, गंगा और सोन नदी थी, गंगा और घाघरा नदी थी। कौन सी नदियां थी? तो दरअसल पाटलिपुत्र जैसे कि एक जगह थी, और पाटलिपुत्र है ना वो मगध की राजधानी थी। तो मगध इनमें ही आता था, जैसा कि हिस्ट्री में भी ये लिखा हुआ है कि ये गंगा और सोन नदियों के पास था। कौन सी नदियां थी? गंगा और सोन नदियां। और उसी के पास कौन सा शहर बसाया गया था? पाटलिपुत्र। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सी रहेगा। यानी मगध महाजनपद है ना वो किससे मेन कनेक्टेड था? भी गंगा और सोन नदी। मगध महाजनपद में मुख्यतः आते थे वर्तमान में पटना और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भी गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द सेवराय हिल्स लोकेटेड? सेवराय की जो पहाड़ियां हैं ये भारत में कौन से स्टेट में है? ये आपको आंसर बताना है। ये ओडिशा में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, या छत्तीसगढ़ में है। यानी सेवराय हिल्स है ना ये कौन से स्टेट में है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसकी यदि अपन बात करें सेवराय की हिल्स की, तो ये सेलम नगर में है। वर्तमान में कौन सा नगर है अभी? सेलम नगर है, यहाँ पे है। और सेलम नगर पड़ता है भैया तमिलनाडु में। तो सही आंसर कौन सा जाएगा? इसका सी रहेगा। यानी सही आंसर कौन सा है? इसका सी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट में। अनाउंस द
बाइफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू ए सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान। मतलब इनमें से किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की? अब रिपन ने तो की नहीं थी भैया, ना कर्जन ने की, ना डलहौजी ने की, किसने की? माउंटबेटन ने। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में एक योजना आई थी जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और ये योजना कब आई थी भी? 3 जून 1947 को। और इसे किसने पेश किया था भी? माउंटबेटन ने। तो इसमें पहली बार, इससे पहले जितने भी आए थे ना, कैबिनेट मिशन है या क्रिप्स वाला आया था या वेवेल वाला आया था, उसमें किसी में भी पाकिस्तान की बात नहीं की गई, इसी में की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और कब की थी ये? 3 जून 1947 को की गई, दिल्ली में की गई थी ये। When did the drafting committee publish the first draft of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? जनवरी 1948 में, मई 1948 में, जून 1948 में, फरवरी 1948 में। जो प्रारूप समिति आपको पता है कि इसके 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और 6 इसके अन्य सदस्य थे। ये जो प्रारूप समिति, इसका यही था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है ना? तो इसका जो प्रारूप है ये समिति ने तैयार किया, सबसे पहले तैयार किया गया था 1948 में, फरवरी में किया गया था, यानी फरवरी में इसका प्रकाशित हुआ। हालांकि इसे पढ़ा गया था पहली बार 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। पढ़ा नहीं गया था संविधान सभा में, फरवरी में नहीं पढ़ा गया, 4 नवंबर को पढ़ा गया। और इसके जो पहले वक्ता थे वो कौन थे भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा, फरवरी 1948। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर होती है? भारत के वित्त आयोग से दी जाती है इन्हें, भारतीय रिजर्व बैंक से दी जाती है, भारत के सार्वजनिक खाते से दी जाती है, या भारत की संचित निधि से दी जाती है? ठीक है ना? तो दरअसल एक होती है भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266 में। ठीक है ना? ये जो संचित निधि है ना, इसी से सेंटर के वेतन वगैरह मोस्टली बड़े अधिकारियों, जैसे चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उसके बाद में उपराष्ट्रपति हो, चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, तो इन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यूपीएससी हो या फिर CAG हो। और इन्हीं में से जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उनका वेतन भी इन्हीं से दिया जाता है, किससे? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जो भारत की संचित निधि है ना, उसी से इनकी पेंशन होगी। ठीक है, जिन्हें भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है उनकी पेंशन भी इसी से दी जाती है। हालांकि एक ध्यान रख लेना, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, उनका वेतन तो राज्य की संचित निधि से होता है, लेकिन पेंशन है ना, वो भारत की संचित निधि से होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जगह हाईकोर्ट भी आता, तब भी यही आंसर होता, पेंशन इसी से दी जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो दरअसल जो पहले जो संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और उन्हीं में से आता था कौन सा मूल अधिकार भी? संपत्ति का मूल अधिकार। और ये है ना, वो आर्टिकल 31 में था। लेकिन बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब भाई? 1978 में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि ये है ना, वैधानिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा, और इसे जोड़ दिया गया संविधान के भाग 12 में, और आर्टिकल 300A में इसे जोड़ दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ भी? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 क्या है? अपरिवर्तनीय है, एक्शनेबल है, रूल बेरेड है, नोट वाद योग्य नहीं है। भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया? वैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार है,
और मौलिक अधिकार है ना, उनके हनन होने पर कोर्ट में जाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं? वाद योग्य। जबकि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ना, वो आर्टिकल 4A में है, और सॉरी भाग 4A में, सॉरी आर्टिकल नहीं, ठीक है, आर्टिकल तो 51 है। तो ये 4A में उल्लेख है, और 4A में जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो वाद योग्य नहीं होते हैं, मतलब इन्हें वाद योग्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जबकि इन्हें रखा जाता है। तो इसीलिए ये अलग रहेंगे, क्योंकि भाग 3 तो वाद योग्य है, भाग 4 और भाग 4A वाद योग्य नहीं है। तो ये हो गए भी आज के क्वेश्चन। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें भी। और नेक्स्ट क्लास में फिर से नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।